चलिए आज हमको क्या पढ़ना है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ठीक है, देखो हम लोग भाग 5 पढ़ रहे थे जिसके अनुच्छेद नंबर 124 के तहत पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो न्यायपालिका पढ़ रहे हैं, उसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय पढ़ लिए, तो अब क्या पढ़ रहे हैं, उच्च न्यायालय। लेकिन उच्च न्यायालय जो है ये भाग 6 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, भाग 6 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद नंबर 214 में इसका वर्णन है कि प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा, है ना। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसा लिखा है जिसमें अनुच्छेद नंबर 214। क्लियर है, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसा लिखा है किसमें, अनुच्छेद नंबर 214। वही अनुच्छेद नंबर 231, अनुच्छेद नंबर 231 बताता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। मतलब प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश का एक क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। लेकिन एक उच्च न्यायालय जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उच्च न्यायालय हो सकता है। क्लियर है, जैसे छत्तीसगढ़ एक राज्य है, इसका उच्च न्यायालय कहाँ है, बिलासपुर। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, जबलपुर। ठीक है, तो हर राज्य का क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कहाँ है, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता। कलकत्ता हाईकोर्ट जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है, उच्च न्यायालय है। अब जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी है और किसका है, पश्चिम बंगाल का। क्लियर है, तो प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। जैसे छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में, मध्य प्रदेश का जबलपुर में, अंडमान निकोबार द्वीप का कौन सा है, कलकत्ता। ये बताता है कौन सा, अनुच्छेद नंबर 214। क्लियर है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। और अनुच्छेद नंबर 231 ये बताता है कि एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का क्या हो सकता है, उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल का भी उच्च न्यायालय है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी उच्च न्यायालय। क्लियर है दोनों अनुच्छेद। अनुच्छेद नंबर 214 ये बोलता है कि प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का एक उच्च न्यायालय होगा। और अनुच्छेद नंबर 231 बताता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। क्लियर है, इसके बाद जो उच्च न्यायालय है कि किस राज्य में उच्च न्यायालय होगा, किस राज्य का उच्च न्यायालय कौन सा होगा, ये डिसाइड करता है कौन, संसद। यानी उच्च न्यायालय का गठन कौन करता है, संसद द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय का गठन किसके द्वारा किया जाता है, संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत में जो सबसे पहला उच्च न्यायालय बना था वो आजादी से पहले ही बन गया था 1862। भारत में जो उच्च न्यायालय स्थापित हुआ तो उसकी स्थापना 1862 से पहले ही हो चुकी थी। कहाँ, 3 जगह है ना, 3 जगह जो है 1862 में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना हो चुकी थी। एक बना था कहाँ, कलकत्ता में, एक बना था कलकत्ता में, एक बना था मुंबई और तीसरा बना था कहाँ, मद्रास। तो इस तरह भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है बोलेगा तो 1862 में बना कलकत्ता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय जो है भारत के सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय। ठीक है, अब समय समय पर भारत ने अलग अलग उच्च राज्यों के लिए अलग अलग उच्च न्यायालयों की स्थापना की। तो आज भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय है। आज भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं, है ना। और अलग अलग उच्च न्यायालय में जो संरचना है वो अलग अलग उच्च न्यायालयों की संरचना जो है अलग अलग, लेकिन प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस क्या होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे। इन अन्य न्यायाधीशों की संख्या जो है ये किसके द्वारा तय की जाती है, संसद के द्वारा तय की जाती है कि किस उच्च न्यायालय में कितने क्या होंगे, न्यायाधीश होंगे। लेकिन प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे और इनकी संख्या जो है हर एक उच्च न्यायालय में अलग अलग होती है, जिसकी संख्या कौन डिसाइड करता है, संसद डिसाइड करता है। क्लियर है, तो उच्च न्यायालयों की ये संरचना हो गई कि एक मुख्य न्यायाधीश और क्या होगा, अन्य न्यायाधीश होगा। अगर मैं न्यायाधीशों की संख्या के बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में है, जो कहाँ है,
इलाहाबाद। सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है बोलेगा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इस मामले में न्यायाधीश और केस के मामले में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हाई कोर्ट पूछा जाएगा तो वो हमारे छत्तीसगढ़ का है बिलासपुर हाई कोर्ट। क्लियर है। तो केस और संख्या के मामले में सबसे बड़ा पूछेगा तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा न्यायाधीश है और सबसे ज्यादा केस भी कहाँ है, इलाहाबाद। क्लियर है। ज्यादा बड़ा राज्य है, ज्यादा संख्या, ज्यादा अपराध होता है, इसलिए ज्यादा केस है, इसलिए सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हाई कोर्ट पूछेगा तो हमारा छत्तीसगढ़ का है बिलासपुर हाई कोर्ट। क्लियर है। अब इनके गठन या इनकी संरचना किससे होती है, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश से। तो ये मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना। तो अन्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय के होंगे उनके लिए योग्यता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद नंबर 217। अनुच्छेद नंबर 217 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के योग्यता के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बनेगा वो भारत का क्या हो, नागरिक, भारत का नागरिक हो। दूसरा 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, 10 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय में क्या रह चुका हो, न्यायाधीश रह चुका हो, या 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, है ना। 10 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो और 10 वर्ष तक क्या कर चुका हो, वकालत कर चुका हो। और जो भारत का नागरिक हो ऐसे व्यक्ति जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। क्लियर है। अब ये न्यायाधीश की योग्यता हो गई। अब योग्यता के बाद इनकी क्या बताना पड़ेगा, नियुक्ति। योग्यता के बाद क्या बताएंगे, नियुक्ति। तो चाहे वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे वो उच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश हो, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है। पिछले क्लास में भी हम पढ़े थे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश इनकी भी नियुक्ति कौन करता है, यानी कि कुल मिला के चाहे वो उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। क्लियर। सबकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्लियर है। चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, अन्य न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो और अन्य न्यायाधीश हो, सबकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पिछले क्लास में पढ़े कि उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है मुख्य न्यायाधीश के सलाह से। क्लियर है। उसी तरह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से और राज्य के राज्यपाल की सलाह से। दो लोगों का सलाह लेता है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल का, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। जैसे बिलासपुर हाई कोर्ट के लिए इसका मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो राष्ट्रपति जो है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सलाह लेकर क्या करेगा, क्लियर है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की सलाह। मतलब इसमें कितने लोगों का सलाह शामिल हो जाएगा, 3 लोगों का। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल, इन तीनों के सलाह से राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की क्या करता है, नियुक्ति। क्लियर है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, अन्य न्यायाधीश हो, उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के सलाह पर, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की सलाह पर करता है। क्लियर है। नियुक्ति के बाद क्या दिलाएंगे, शपथ, है ना। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ के बारे में अनुच्छेद नंबर 219 में बताया गया। अनुच्छेद नंबर 219 में शपथ के बारे में बताया गया है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, राज्यपाल। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखेंगे। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन शपथ दिलाने का काम कौन करता है, राज्यपाल करता है। और किस अनुच्छेद में बताया गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ को, तो अनुच्छेद नंबर 219।
क्लियर है। इसके बाद बात करेंगे किसका, कार्यकाल का, कि कितने साल तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल पहले था 62 वर्ष, पहले कितना था 65 वर्ष, लेकिन वर्तमान में बढ़ाकर इसको कर दिया गया है कितना 65 वर्ष। वर्तमान में कार्यकाल कितने वर्ष का है 65 वर्ष का। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल उनके पूर्ण का कितना होता है 65 वर्ष तक होता है। और यहाँ पर भी सर्वोच्च न्यायालय के तरह न्यूनतम आयु का कोई भी जिक्र नहीं है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कितना उम्र चाहिए इसका जिक्र नहीं है, उसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए इसका कोई उल्लेख नहीं है। बस इसका कार्यकाल बताया गया है कि कितने वर्ष का हो सकता है 65 वर्ष की आयु। क्लियर है। इसके बाद बात करेंगे इनके किसके वेतन, है ना, वेतन की। तो पहले मुख्य न्यायाधीश का वेतन था 90,000 और अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना था 80,000, है ना। अब ये बढ़ चुका है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है। और अन्य न्यायाधीश का वेतन जो है वो 2,25,000 रुपए, 2,25,000 रुपए वेतन है किसका, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का। तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन जो है वो मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000 रुपए और अन्य न्यायाधीश का कितना है 2,25,000 रुपए। सर्वोच्च न्यायालय का क्या पढ़े थे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना पढ़े थे 2,80,000 रुपए और अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना पढ़े थे 2,50,000 रुपए। वहीं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपए और अन्य न्यायाधीश का वेतन जो है वो 2 लाख कितना है 25,000। क्लियर है। अब इनका क्या बताएंगे वेतन के बाद, पद मुक्ति। तो इनका कार्यकाल खत्म होगा और इनको पद क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, पहला पद मुक्ति। दूसरा, अगर ये स्वेच्छा से अपना पद त्यागना चाहते हैं तो ये त्याग पत्र देंगे किसको, राष्ट्रपति को। ये लाइन भी अच्छे से याद रखना। जो उच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीश काम करते हैं किसी राज्य में, जैसे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में है, उसके न्यायाधीश किसके लिए काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का केस देखने के लिए छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। लेकिन यदि उनको अपना त्याग पत्र देना है तो अपना त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति। क्लियर है। और इनको ये जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यदि कोई भ्रष्टाचार कदाचार करते थे या शारीरिक असमर्थता होती थी उनमें तो उनको कहां से हटाते थे, संसद से। उसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में भी यदि भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार किए हैं या उनमें शारीरिक असमर्थता है ना, नौकरा हो गए हैं फिर भी काम में जा रहे हैं, पद छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, है नहीं, खुद आंख दिखाई नहीं दे रहा है, केस सॉल्व कर रहे हैं, हो पाएगा क्या, तो फिर भी पद नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। तो ऐसे में उनको पद से हटाने की प्रक्रिया जो है वो कहाँ होगी, संसद। कहाँ होगी, संसद। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसा लगता है कि जो उच्च न्यायालय राज्य में चल रहा है तो इनको हटाने के लिए क्या होगा, विधानसभा में आया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में जैसे जो राज्य है उसमें संचालित होता है उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने संबंधित प्रक्रिया कहाँ चालू होती है, संसद। और सेम उसी प्रकार है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना है, उसको क्या बोलते हैं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। महाभियोग नहीं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। ठीक है, पढ़ लेते हैं, उसका भी रिवीजन हो जाएगा जो पिछले क्लास में पढ़े थे। अगर ये लोकसभा में आता है तो कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। यदि ये राज्यसभा में पहले आता है तो कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। और दोनों जो है कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से पास हो गया तो राष्ट्रपति जो है वो संबंधित न्यायाधीश को क्या कर देता है, उनके पद से हटा देता। क्लियर है। अभी तक उच्च न्यायालय के एक ही न्यायाधीश के ऊपर ऐसा महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाई गई है और वो थे कौन, बंगाल के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन। कौन थे, सौमित्र सेन, जिनका महाभियोग जैसी प्रक्रिया लोकसभा में पास हो गया था और राज्यसभा में गया था, उससे पहले इन्होंने क्या दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया। क्लियर है। ठीक, इसके बाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रिटायरमेंट के बाद यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद उस राज्य के उच्च न्यायालय, जिस राज्य में ये था, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रिटायरमेंट के बाद या पद छोड़ने के बाद उस राज्य के उच्च न्यायालय में
वकालत नहीं कर सकता जिसमें वो क्या किया है, न्यायाधीश का काम किया है। जैसे छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में कोई न्यायाधीश है तो वो छत्तीसगढ़ में वकालत काम नहीं कर सकता रिटायरमेंट के बाद, छत्तीसगढ़ के अलावा बाकी राज्यों में क्या कर सकता है, वो वकालत कर सकता है। यानी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रिटायरमेंट या पद छोड़ने के बाद संबंधित राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में क्या कर सकता है, वकालत कर सकता है। क्लियर है, बाकी राज्यों में वो नहीं कर सकता वकालत। क्लियर है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर अब इसकी शक्ति देख लेते हैं। उच्च न्यायालय को भी वही शक्ति प्राप्त है जो कि किसमें प्राप्त है, वो सर्वोच्च न्यायालय को। जैसे हमने पढ़ा था अनुच्छेद नंबर 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, रिट जारी करता है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। तो अनुच्छेद नंबर 226 के तहत, अनुच्छेद नंबर 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद नंबर 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है और सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद नंबर 32 के तहत। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय केवल कितना रिट जारी करता है, 5 रिट जारी करता है। और किसके लिए जारी करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। लेकिन उच्च न्यायालय 6 रिट जारी करता है और मौलिक अधिकार के अलावा अन्य विषयों पर भी रिट जारी कर सकता है। यानी रिट जारी करने के मामले में उच्च न्यायालय को क्या है, ज्यादा शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय को ज्यादा शक्ति प्राप्त है किससे, सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर है, सर्वोच्च न्यायालय केवल 5 रिट जारी करता है जबकि उच्च न्यायालय 6 रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए साथ साथ अन्य विषयों पर भी क्या करता है, रिट जारी करता है। क्लियर है। इसके बाद इसको भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की शक्ति प्राप्त है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मतलब कुछ केस ऐसे हैं जो केवल कहां जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में। उसी प्रकार कुछ केस ऐसे हैं जो केवल कहां सॉल्व किए जाएंगे, उच्च न्यायालय में सॉल्व किए जाएंगे। जैसे हमने देखा था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद है तो वो केस केवल कहां जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में। वो सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। इसी प्रकार किसी संसद या विधायक के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद है तो उसका निपटारण कहां किया जाएगा, उच्च न्यायालय में किया जाएगा। ये उसका प्रारंभिक क्या है, क्षेत्राधिकार। क्लियर है। इसके बाद इसको अपीली अधिकार भी प्राप्त है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है उसी प्रकार उच्च न्यायालय को भी अपीली अधिकार प्राप्त है ना। हम किसी भी केस के बारे में, जैसे अधीनस्थ न्यायालय में हम कोई केस हार गए हैं तो उसके लिए भी हम उच्च न्यायालय में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। किसी भी केस के बारे में हम जो है सुनवाई के लिए अपील कर सकते हैं कहाँ, उच्च न्यायालय में। तो इस तरह हर तरीके के केस को हम उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इसको भी क्या प्राप्त है, अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसके बाद एक अधिकार क्या पढ़े थे, पुनर्विलोकन। तो उच्च न्यायालय को भी पुनर्विलोकन का क्या है, अधिकार प्राप्त है ना। उच्च न्यायालय को भी पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। यानी उच्च न्यायालय भी क्या कर सकता है, अपने सुनाए गए फैसले को फिर से क्या कर सकता है, उसको पुनर्विलोकन के लिए, पुनर्विचार के लिए ला सकता है। यानी उच्च न्यायालय को भी पुनर्विलोकन की शक्ति क्या है, प्राप्त है। क्लियर है। जैसे अनुच्छेद नंबर 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है, अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद नंबर 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। यानी सर्वोच्च न्यायालय में जितना भी केस होगा उस सब का क्या रखा जाएगा, रिकॉर्ड रखा जाएगा। उसी तरह अनुच्छेद नंबर 215 के तहत उच्च न्यायालय भी क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय में भी जितने केस होंगे उन सब का क्या रखा जाएगा, रिकॉर्ड रखा जाएगा। क्लियर है। तो उच्च न्यायालय के संबंध में इतनी जानकारी हमको पता होनी चाहिए। और मैंने अभी शुरुआत में बताया कि भारत में वर्तमान में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं। तो किस राज्य और किस केंद्र शासित प्रदेश का कौन सा उच्च न्यायालय है, अब वो एक एक करके देखो। क्या पढ़ना है हमको, 25 उच्च न्यायालय। ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा, लक्षद्वीप। और ये राज्य है कौन सा, केरल। और इन दोनों का उच्च न्यायालय एक ही है जो केरल में स्थित है, एर्नाकुलम उच्च न्यायालय।
एर्नाकुलम उच्च न्यायालय। तो केरल का उच्च न्यायालय और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कौन सा है बोलेगा तो एर्नाकुलम उच्च न्यायालय। ये राज्य है कौन सा कर्नाटक, है ना। और इसका उच्च न्यायालय स्थित है बेंगलुरु। कहाँ स्थित है बेंगलुरु में स्थित है। क्लियर है। ये राज्य है गोवा, ये राज्य है महाराष्ट्र और यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले दो होते थे अब एक ही हो गए हैं, दमन दीव व दादर नगर हवेली। और इन तीनों का एक ही क्या है उच्च न्यायालय है जो कहाँ स्थित है मुंबई। कहाँ स्थित है मुंबई। ठीक है। तो केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय क्या है एर्नाकुलम, कर्नाटक का उच्च न्यायालय बेंगलुरु, दमन दीव दादर नगर हवेली गोवा और महाराष्ट्र का एक ही उच्च न्यायालय है कौन सा मुंबई। क्लियर। गुजरात, गुजरात की राजधानी क्या है गांधीनगर, लेकिन उसका उच्च न्यायालय स्थित है कहाँ अहमदाबाद। अहमदाबाद। ठीक है। गुजरात का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है अहमदाबाद। ठीक है। राजधानी गांधीनगर है लेकिन उच्च न्यायालय कहाँ है अहमदाबाद। सेम इसी प्रकार राजस्थान, इसकी राजधानी है जयपुर। राजधानी क्या है जयपुर, लेकिन उच्च न्यायालय जयपुर में नहीं है, ये है जोधपुर। ठीक है। कहाँ स्थित है जोधपुर। क्लियर है। तो गुजरात और राजस्थान की राजधानी अलग है और उच्च न्यायालय अलग है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर लेकिन उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है अहमदाबाद। राजस्थान की राजधानी जयपुर लेकिन उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है जोधपुर। ठीक है। इसके बाद दो राज्य जैसे पंजाब एक राज्य, हरियाणा एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है कौन सी जो दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। तो दो राज्य पंजाब हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, इन तीनों का उच्च न्यायालय है कौन सा चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। ठीक है। तो पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है चंडीगढ़ में स्थित। ठीक है। पहले ये एक राज्य होता था जम्मू कश्मीर, है ना। अभी दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और इन दोनों का अभी संयुक्त रूप से जो हाई कोर्ट है वो कहाँ स्थित है श्रीनगर में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है श्रीनगर में स्थित। उसके बाद ये कौन सा राज्य है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और उसका हाईकोर्ट भी कहाँ स्थित है शिमला में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश का राजधानी और हाईकोर्ट दोनों की जगह कहाँ है शिमला। उसके बाद ये राज्य है उत्तराखंड और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून लेकिन इसका उच्च न्यायालय स्थित है नैनीताल। स्थित है नैनीताल में स्थित है उत्तराखंड की उच्च न्यायालय, है ना। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है नैनीताल में स्थित। क्लियर है। इसके बाद ये राज्य है कौन सा उत्तर प्रदेश। राज्य कौन सा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ लेकिन इसका हाई कोर्ट जो है वो कहाँ स्थित है इलाहाबाद में स्थित है, जो कि भारत का केस और न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय। क्लियर है। इसके बाद है बिहार और बिहार की जो राजधानी है वो पटना है और इसका हाईकोर्ट भी कहाँ स्थित है पटना में। इसी प्रकार ये है सिक्किम और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और हाईकोर्ट भी स्थित है कहाँ गंगटोक। ठीक। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल, इसकी भी राजधानी जो है वो कहाँ है कोलकाता। राजधानी क्या है कोलकाता और इसका भी हाईकोर्ट कहाँ स्थित है कोलकाता में स्थित। ठीक है। लेकिन ये कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल के अलावा यहाँ पर एक द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसका भी हाईकोर्ट कौन सा है कोलकाता। क्लियर है। तो पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कौन सा है कोलकाता। आगे चले। असम, असम की राजधानी क्या है दिसपुर। असम की राजधानी क्या है दिसपुर लेकिन असम का उच्च न्यायालय स्थित है गुवाहाटी। असम का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है गुवाहाटी में स्थित है, जो कि असम का क्या है उच्च न्यायालय।
ये असम का उच्च न्यायालय होने के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम का भी क्या है, उच्च न्यायालय। तो असम का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है, और ये गुवाहाटी जो है असम का उच्च न्यायालय होने के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम का भी क्या है, उच्च न्यायालय। क्लियर है। 2013 में इन 3 राज्यों, कौन कौन सा, मणिपुर, त्रिपुरा और एक कौन सा है, मेघालय, इन तीनों का उच्च न्यायालय बनाया गया था एक साथ, है ना। कहाँ का, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, जो उनकी राजधानी में स्थित है, जो उनकी राजधानी में स्थित है। तो मेघालय की राजधानी है शिलांग, तो उसका उच्च न्यायालय भी कहाँ स्थित है, शिलांग। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला, तो उसका हाईकोर्ट भी कहाँ स्थित है, अगरतला। और मणिपुर की जो राजधानी है वो क्या है, इम्फाल, तो उसका भी हाईकोर्ट कहाँ स्थित है, इम्फाल में स्थित। क्लियर है। तो मणिपुर का हाईकोर्ट इम्फाल में, त्रिपुरा का हाईकोर्ट जो है वो अगरतला में, और मेघालय का हाईकोर्ट जो है कहाँ है, शिलांग। क्लियर है। इसके बाद आते हैं कौन सा राज्य, उड़ीसा, और उड़ीसा का जो राजधानी है वो कहाँ है, भुवनेश्वर, लेकिन जो हाईकोर्ट है वो कहाँ स्थित है, कटक। कहाँ स्थित है, कटक। उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर कटक, वहीं पर ही उड़ीसा का उच्च न्यायालय स्थित है, कटक। क्लियर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, पहले ये आंध्र प्रदेश एक अकेला राज्य होता था 2014 से पहले, तब इसके जो हाई कोर्ट है वो हैदराबाद हुआ करता था। कौन सा हुआ करता था, हैदराबाद। इसके बाद आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना, कौन सा, तेलंगाना। तो दोनों का संयुक्त हाई कोर्ट कौन सा था, हैदराबाद। और अभी हाल ही 2019 में भारत का सबसे नया हाई कोर्ट जो बना है वो आंध्र प्रदेश का बना है, कहां पर, अमरावती। तो भारत का 25वां नंबर का यह सबसे नया उच्च न्यायालय कौन सा है बोलेगा, तो आंध्र प्रदेश का अमरावती उच्च न्यायालय भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय। क्लियर है। इसके बाद आते हैं किसमें, राज्य में, तमिलनाडु। और तमिलनाडु का जो उच्च न्यायालय है उसकी राजधानी कहाँ स्थित है, चेन्नई में। तमिलनाडु का हाईकोर्ट कहाँ स्थित है, चेन्नई में स्थित है। इसके बाद बच गया मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ स्थित है, जबलपुर, है ना। ये मस्त है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, मध्य प्रदेश का जबलपुर, है ना। अच्छा, दोनों साइड से याद रहेगा, बिलासपुर और जबलपुर। तो छत्तीसगढ़ का बिलासपुर और मध्य प्रदेश का जबलपुर। झारखंड का जो झारखंड राज्य है उसकी राजधानी और उसका हाईकोर्ट दोनों एक ही जगह है, वो कहाँ है, रांची। ठीक है। तो क्लियर, ये टोटल कितने हो गए, 24। टोटल कितने हो गए, 24। अभी एक बच गया हमारी राजधानी दिल्ली, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। और दिल्ली का जो हाईकोर्ट है वो दिल्ली में स्थित है, जो 1892 में बना है। कब बना है, 1892 में बना है दिल्ली उच्च न्यायालय। ठीक है। तो सबसे पुराना पूछेगा तो कौन कौन सा है सबसे पुराना, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये सबसे क्या है, पुराना। और सबसे नया पूछेगा तो कौन सा है, अमरावती। क्लियर है। तो ये भारत के टोटल कितने हो गए, 25 उच्च न्यायालय। क्लियर है। उच्च न्यायालय, देखो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के बाद राज्य का उच्च न्यायालय, और उनके बाद नीचे आता है कौन सा, जिला न्यायालय, जो संविधान के अनुच्छेद नंबर 233 में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद नंबर 233 में वर्णित है जिला न्यायालय, है ना। और जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, मुख्य न्यायाधीश के सलाह से। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से, है ना। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से राज्यपाल जो है वो जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। और जिला न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता चाहिए कम से कम 7 साल तक वकालत, कम से कम 7 साल तक जिला न्यायालय में या अधीनस्थ न्यायालय में क्या किया हो, वकालत किया, है ना। वो जिला न्यायालय का क्या बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है। और उसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किसके सलाह से,
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से किया जाता है। इसके नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जैसे तहसील न्यायालय ये सब, तो उन अधीनस्थ न्यायालयों में जो न्यायाधीश की नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन किसके सहयोग से? संघ लोक सेवा आयोग के सहयोग से, है ना। स्टेट जो है ना, राज्य लोक सेवा आयोग है, उसके सहयोग से जो है राज्यपाल जो है अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीशों की क्या करता है? नियुक्ति। क्लियर है? जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अधीनस्थ न्यायालय में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल किसकी सलाह लेता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेता है। और अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल जो है किसका सलाह लेता है? स्टेट पीएससी यानी कि राज्य संघ लोक सेवा आयोग का क्या लेता है? ये सलाह लेता है ना। जो तहसील न्यायालय है, इसमें जो तहसीलदार या जो न्यायाधीश आते हैं वो पीएससी के थ्रू आते हैं, है ना। मतलब पीएससी के द्वारा उनका चयन होता है, और चयन होने के बाद जब उनका क्या आता है? नियुक्ति पत्र आता है, तो नियुक्ति पत्र कौन भेजता है? राज्यपाल। तो नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन बताता है कि इसकी नियुक्ति करो? पीएससी बताता है। जो पेपर लेते हैं उसमें जो ज्यादा नंबर लाया रहता है, जो ज्यादा रैंक लाया रहता है, उसको भी बताता है पीएससी। किसको सलाह दिया? पीएससी की नियुक्ति कौन किया? राज्यपाल। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किसकी सलाह से? संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से। क्लियर है? इसके अलावा 2006 में घोषणा किया गया था कि प्रत्येक गांव में क्या होना चाहिए? ग्राम न्यायालय होना चाहिए। और 2009 से आज पूरे भारत के प्रत्येक गांव में किसकी व्यवस्था की गई है? ग्राम न्यायालय की व्यवस्था की गई। क्लियर है? इसके अलावा आपको दो चीजें और याद रखनी है कि उच्च न्यायालय में जाने वाली पहली महिला न्यायाधीश, उच्च न्यायालय में नियुक्त पहली महिला न्यायाधीश, जैसे हमने सर्वोच्च न्यायालय में पढ़ा था पिछले क्लास में, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? हातिमा बीबी। ठीक है? उसी तरह उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश, है ना, पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी। कौन थी? अन्ना चंडी। प्रथम महिला जो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी वो कौन थी? अन्ना चंडी। क्लियर है? उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। तो न्यायालय से संबंधित 3 महिलाओं का नाम आप हमेशा याद रखेंगे। पहला हातिमा बीबी, ये सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश। उसके बाद उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली न्यायाधीश, पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी। और उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।